वो जीत। जीवन में जीत और हार केवल मैदान तक सीमित नहीं रहती। यह मनुष्य के आत्मबोध और अंतरात्मा में भी अपनी गहरी छाप छोड़ती है। कभी कभी हम जिस विजय को अपना मान लेते हैं, वह भीतर कहीं हमें खा जाती है और बरसों बाद स्मृतियों में एक टीस बनकर लौट आती है। यह कहानी सैनिक जीवन के कठोर यथार्थ, खेल भावना और मानवीय संवेदनाओं की एक गहरी झलक है। लेखक ने अपने अनुभवों के माध्यम से यह प्रश्न उठाया है कि क्या हर जीत सच्ची होती है, या कभी कभी जीत के नाम पर हम अनजाने में हार ही रहे होते हैं। लेखक परिचय। गौतम बिष्ट भारतीय सेना में सेवा दे चुके हैं और साहित्य लेखन में भी उनकी विशेष रुचि रही है। वे अपने जीवन के अनुभवों को कथाओं और संस्मरणों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। उनके लेखन में सैनिक जीवन का अनुशासन, संघर्ष, दोस्ती और आत्ममंथन स्पष्ट झलकता है। उनकी कहानियां सरल होते हुए भी गहन दार्शनिक अर्थ रखती हैं। वो जीत उनकी उसी शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कहानी। वो जीत। जिस चीज पर तुम्हारा अधिकार न हो और तुमने उसका स्वामित्व स्वीकार लिया, वह अस्तेय की सीमा में आ जाती है। और जब मनुष्य उस मार्ग पर चल पड़ता है तो उसका स्वभाव पतन की ओर उन्मुख होने लगता है। फिर वह केवल अपनी आत्मा के साथ अन्य लोगों के अधिकार क्षेत्रों का भी उल्लंघन करने लगता है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी हार होती है। रंगामाटी का रंगीन कस्बा। भारत के उत्तर पूर्व में बसा रंगामाटी उस समय एक जीवंत आदिवासी कस्बा था। नाम की तरह ही यह रंगों से भरा पूरा, परंपराओं और मस्ती से लबालब था। यह बंग प्रदेश की तराई में बसा, सिक्किम की पहाड़ियों से लगा इलाका था। शास्त्रों में इसे कभी देवलोक की सीमांत भूमि कहा जाता था, परंतु वहां का यथार्थ इससे बिल्कुल भिन्न था। यहाँ ज्यादातर मजदूर परिवार रहते थे, जो पास के चाय बागानों में काम करते। 6 दिन खून पसीना बहाने के बाद 7वें दिन उनकी दुनिया बदल जाती। रविवार की हाट लगती, जिसमें दूरदराज के गांवों से लोग आते। बाजार सजता, गीत संगीत और नृत्य की गूंज फैलती, और उसी के साथ शराब का जादू भी चढ़ता। पास ही एक स्थानीय शराब फैक्ट्री थी। एक बोतल महज 11 रुपए में मिल जाती थी। यही कारण था कि कस्बे का शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां शराब न बिकती हो। वहां के जीवन का यह एक अविभाज्य हिस्सा बन चुका था। सेना और बॉक्सिंग टीम। इसी कस्बे में हमारी ब्रिगेड बॉक्सिंग टीम ने डेरा डाला हुआ था। हमारी टीम में अलग अलग रेजिमेंट के सैनिक शामिल थे। 3 गढ़वाल राइफल्स, 19 बटालियन महार रेजिमेंट और 5 मद्रास रेजिमेंट। गढ़वाली सैनिकों का खौफ सबके दिलों में था। पहाड़ी अपने मजबूत शरीर और कठोर स्वभाव के लिए सेना में जाने जाते हैं। और मैं स्वयं भी शुद्ध गढ़वाली होते हुए 5 अन्य साथियों के साथ मराठा वीरों की टीम में खेल रहा था। मद्रास रेजिमेंट के सिपाही खेलों में तो भाग लेते, लेकिन बॉक्सिंग के प्रति उनका उत्साह अपेक्षाकृत कम रहता था। मुकाबले से कई दिन पहले ही खिलाड़ियों ने मानसिक दबाव बनाने की रणनीतियां बनानी शुरू कर दी। विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करना भी एक तरह की लड़ाई होती है। खिलाड़ियों की नोकझोंक। शाम को अभ्यास के बाद हम अक्सर मेज के पास के मैदान में इकट्ठे होते। वहीं कभी कभी प्रतिद्वंदी खिलाड़ी भी मिल जाते और फिर शुरू हो जाती हल्की फुल्की चुहलबाजी। एक दिन एक मद्रासी बोला, देखो भाई, हम सब भाई भाई हैं। जीतेगा तो गढ़वाल वाला ही, पर वो भी तो भाई है। तुम भी भाई हो। मिलजुल कर खेलना है, हम दुश्मन थोड़े हैं। उसकी बात पर एक जाट सैनिक तुनक कर बोला, अरे गढ़वाल कैसे जीतेगा? हम क्या यहाँ भात खाने आए हैं? दिखा देंगे असली ताकत। तुरंत मद्रासी फिर बीच में कूद पड़ा।
पर गढ़वाल का बॉक्सर मजबूत होता है भाई, मानना पड़ेगा। जाट ने ताना मारते हुए कहा। छोड़ यार, हमने चूड़ियां थोड़े पहन रखी हैं। हमारी टीम में भी 6 गढ़वाली बॉक्सर हैं। बातों बातों में माहौल गर्म होता, पर फिर कोई न कोई शांत कर देता। भाई, खेल प्यार से होता है। 2 दिन के लिए दुश्मन बनने की जरूरत नहीं। जो जीतेगा उसे ट्रॉफी मिल जाएगी। आखिर सब एक ही वर्दी वाले भाई हैं। मुकाबले की घड़ी। जैसे जैसे मुकाबले का दिन नजदीक आया, सबका तनाव भी बढ़ता गया। रणभूमि सज गई। पास ही बॉक्सिंग पिच बनाई गई थी। सुबह हल्की रनिंग के बाद खिलाड़ियों को आराम दिया गया। रेफरी रॉबर्ट साहब भी पहुंच चुके थे। हमारी टीम के खिलाड़ी मैं, वरुण, हरीश, बाबूलाल, पृथ्वी दा, सुधीर थापा, अनिल, गोविंद थापा, बलबीर और अर्जुन सब साथ बैठकर तैयारी कर रहे थे। सबसे पहला मुकाबला बलबीर का था। उसकी फाइट कब खत्म हुई मुझे ठीक से याद नहीं, पर अचानक मैंने खुद को रिंग में खड़ा पाया। कोच ने नीला गाउन मेरे कंधों से खींच लिया। रेफरी ने हमें सामने किया, हिदायतें दी और फिर आदेश दिया, बॉक्स। रिंग के भीतर। मेरा अभ्यास अच्छा था। मैंने आक्रामक शुरुआत की। 1-2 पंच सीधे निशाने पर बैठे। लेकिन जल्द ही सामने वाले बॉक्सर ने बता दिया कि वह भी गढ़वाली खून है। उसके पंच मेरे भीतर तक असर कर गए। पहला राउंड मेरी बढ़त पर खत्म हुआ, पर दूसरे राउंड की शुरुआत में मैंने खुद को उसकी तकनीक के सामने कमजोर पाया। रफ खेलना भी एक ट्रिक है, लेकिन बॉक्सिंग में उसकी अनुमति नहीं। वह जानलेवा साबित हो सकता है। मैं थक भी चुका था। तभी एक अपरकट मारते समय मेरा ग्लव्स उसके चेहरे से टकरा गया। पुराने जमाने के ग्लव्स आधुनिक नहीं होते थे, उनमें जूतों जैसी डोर बंधी होती थी। वही हिस्सा उसकी नाक से टकराया और खून की धार बह निकली। रेफरी ने खेल रोक दिया। उसे मेडिकल चेकअप के लिए भेजा गया। थोड़े व्यवधान के बाद खेल फिर शुरू हुआ, पर अब उसकी गति धीमी हो चुकी थी। कोच ने इशारा किया, अब डिफेंसिव खेलो। तुम्हारे पॉइंट्स अधिक हैं। आराम से मुकाबला निकालो। मैंने अटैक की गति कम कर दी और जीत अपने पाले में कर ली। रेड बॉक्सर के कोच ने आपत्ति जताई कि मैंने ओपन पंच का इस्तेमाल किया है, पर रॉबर्ट साहब ने केवल 1-2 चेतावनी देकर मामला वहीं खत्म कर दिया और अंततः मुझे जीत का सेहरा पहना दिया गया। जीत की कसक। मुझे कंधों पर उठाकर टेंट में लाया गया। ग्लव्स उतारे गए। सबने बधाई दी, लेकिन मेरे मन में एक कसक रह गई, यह जीत मेरी नहीं थी। वह मुझसे बेहतर बॉक्सर था। तकनीक और दमखम दोनों में वह मुझसे आगे था, पर एक दुर्घटनावश मिली चोट ने खेल का रुख मोड़ दिया। यह जीत कहीं न कहीं एक धोखा लग रही थी। कुछ ही दिनों बाद मुझे स्विमिंग कोर्स के लिए पुणे भेज दिया गया। समय बीता, पर वह याद हमेशा मेरे भीतर चुभती रही। जीवन का सबक। आज जब मैं अपने मित्र बाबूलाल यादव को देखता हूं, जो अब नेशनल कोच बनकर बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो वही पुरानी बात याद आती है। एक और मित्र पृथ्वीपाल राणा पलटन के लिए नाम कमाने वाले बेहतरीन बॉक्सर बने। हम सब अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, पर मेरे भीतर हमेशा यह प्रश्न बना रहा, क्या उस जीत पर जश्न मनाने का अधिकार मुझे था, या वह जीत किसी और की थी? समय के साथ मैंने अनुभव किया कि कभी-कभी जीत हमें भीतर से खोखला कर देती है। यह विसंगति मुझे बार बार सोचने पर विवश करती है कि शायद हम सब किसी अदृश्य कठपुतली के हाथों नाच रहे हैं। वही शक्ति आकाश से टनों पानी बरसा देती है, पर कभी उसे भरते किसी ने नहीं देखा।
वही शक्ति लाखों नदियों को समुद्र में समेट देती है, पर समुद्र कभी भरता नहीं। वही शक्ति चौमासे में बीज बोकर धरती को हरा भरा कर देती है और पतझड़ में सब कुछ सूना कर देती है। माया तेरी तू ही जाने। विज्ञान मौन हो जाता है। डॉक्टर कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर ऊपर वाला ही मालिक है। ऊपर वाला दिखाई नहीं देता, पर कहते हैं कण कण में वही है। अंतिम विचार। तो चलो रंगामाटी की मस्ती भरी शाम का आनंद लो। जो उस समय कैंप में थे वही समझ सकते हैं, और जो नहीं थे वे शायद सेवानिवृत्त होकर हमारी तरह संस्मरण लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत।